डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अदर देन राइट, डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी मेंशन्ड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप राइट इशू नहीं कर रहे, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी एक शेयर होल्डर को भी शेयर इशू कर सकते हैं, चाहे कैश में चाहे नॉन कैश में। तो अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो आपने वो डेट मेंशन करनी है। नीचे चलता हूँ जी, सेक्शन ए आ गया जी, शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन। तो हमने पढ़ा था कि कैश कंसिडरेशन भी है, नॉन कैश कंसिडरेशन भी है, बोनस शेयर्स भी हैं। तो हम कर रहे हैं जी कैश कंसिडरेशन। जैसे हमने ऊपर देखा एज इट इज़ दो कॉलम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स और आगे इंडिकेटिंग क्लास इफ एनी। तो 10,000 हम शेयर्स इशू करें फर्दर, और क्लास इसकी ऑर्डनरी है। ये आपने ऑर्डनरी ही रहने देनी है, काइंड भी ऑर्डनरी और ये भी आपने ऑर्डनरी रहने देनी है। नॉमिनल अमाउंट, अब ये देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पर शेयर कितनी वैल्यू थी इसकी और टोटल अमाउंट कितनी थी इन PKR इन रुपीज़। नॉमिनल अमाउंट पर शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, और टोटल अमाउंट के जो हमने शेयर्स इशू किए हैं, जो कैश कंसिडरेशन हमें मिली है, वो 1 लाख है। प्रीमियम पे नहीं इशू किए, प्रीमियम का मतलब है कि 10 रुपये वैल्यू है और मार्केट वैल्यू उसकी 12 रुपये है, 12 रुपये में हमने इशू किए हैं, तो 2 रुपये प्रीमियम आ जाता। डिस्काउंट का मैंने आपको बता दिया कि 10 रुपये पार वैल्यू थी, आपने 8 रुपये पे इशू कर दिए या 9 रुपये पे इशू कर दिए, तो अगर डिस्काउंट होता तो उसकी वैल्यू इधर आ जाती। टोटल अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, 10 रुपये पर शेयर थी और टोटल अमाउंट इन रुपीज़ आ गई आपकी 1 लाख रुपया। आगे वो बता रहा है कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में कोई कंसिडरेशन रिसीव किया तो वो बताना है, करेंसी बतानी है और टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी वो बतानी है। नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 2 का सेक्शन बी आ गया, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन इन कैश। अगर आप कैश के अलावा शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्लास, ये जो ऊपर आ रहा है सेम एज इट इज़ आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स और क्लास में ऑर्डिनरी। नॉमिनल अमाउंट, कितने का एक शेयर है, 10 रुपये का, कितनी अमाउंट के आप शेयर इशू करें, 1 लाख आ गया। प्रीमियम ज़ीरो, उधर भी ज़ीरो, डिस्काउंट भी ज़ीरो ज़ीरो, टोटल में वही 10 और उधर 1 लाख। ये जो ऊपर आ रहा है यहाँ तक ये सारा आ जाएगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये 2.7.5 वाला सारा नीचे आ जाएगा, ये 2.8.5 तक ये सारा ऊपर आ जाएगा। कंसिडरेशन फॉर विच शेयर्स हैव बीन अलॉटेड इज एज फॉलोज। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने शेयर इशू किए हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी। गुडविल से मुराद ये है कि आपने कोई चीज़ परचेज की है। सपोज कर लें कि आपने किसी से कोई नाम परचेज कर लिया है, कोई ट्रेडमार्क परचेज कर लिया है, अब उसकी वैल्यू 1 लाख है एक्चुअल में, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है जनाब 10 लाख। तो जो 9 लाख आपने एडिशनल पे किया वो गुडविल है। सर्विसेज, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी कंपनी को, उसके अगेंस्ट आपने शेयर्स ले लिए, तो उन सर्विसेज की वैल्यू आ जाएगी। अदर आइटम्स वो आप स्पेसिफाई करेंगे जी। टोटल कितनी अमाउंट हो गई वो आप इधर लिख देंगे, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो इधर टोटल अमाउंट आ जाएगी, वरना जो एक ही अमाउंट आ रही होगी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने शेयर्स इशू किए हैं वही अमाउंट इधर आ जाएगी। सेक्शन सी, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। ये नंबर ऑफ शेयर्स वाला सेम है, क्लास आपकी ऑर्डिनरी आ जाएगी। अलॉटमेंट रेशो, एग्जिस्टिंग शेयर्स, बोनस शेयर्स, टोटल अमाउंट। बोनस शेयर्स की आप डिटेल बता देंगे जी, कितने आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, उनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इधर भी 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, या सपोज कर लें 10,000 इधर आ जाएगा, 10,000 इधर आ जाएगा, इधर अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। पर्टिकुलर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्लैश शेयर होल्डर। तो आपको पता है कि जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो रेजोल्यूशन का नंबर आ जाएगा जी, डेट आ जाएगी, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, किस ईयर में आपने या किस डेट को आपने रेजोल्यूशन पास की है। ये रेजोल्यूशन नंबर आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। सेक्शन डी, नेम, एड्रेसी एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ दी अलॉटीज़। जो अलॉटीज़ हैं जी उनकी डिटेल आ जाएगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस डेट को आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, नेम ऑफ अलॉटी इन फुल, जो बंदा है जिसको शेयर्स जा रहे हैं उसका नेम क्या है, नेशनैलिटी क्या है जी उसकी, कंट्री कौन सी है उसकी, एड्रेस क्या है जी,
नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं और उसका CNIC नंबर क्या है। तो जी एक हम फिल कर लेते हैं। आप सपोज कर लें कि 16 फरवरी को जो है शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 1/6/16, मंथ मंथ में मंथ आ जाएगा आपका 02, और ईयर में आपका आ गया 2025। उसके बाद जो अलॉटी है उसका नेम आ जाएगा। अब हमारे केस में अलॉटी का नेम है जी ABC, नेशनैलिटी पाकिस्तान आ जाएगा। ये आप इसको ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये सेकंड पेज पे जा रहा है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो जी ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, और ये यूजुअली आपका आएगा नॉन रेजिडेंट के केस में, या जो आपके फॉरेन नेशनल हैं उनके केस में। तो अगर तो आप पाकिस्तानी को शेयर अलॉट कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो उसके केस में आप बताएंगे कि वो नॉन रेजिडेंट या वो फॉरेन नेशनल किस कंट्री में पैदा हुआ, तो उस कंट्री का नेम आ जाएगा। नेशनैलिटी में भी वही आ जाएगा, और किस कंट्री में पैदा हुआ उधर भी वही कंट्री का नेम आ जाएगा। इधर आपका एड्रेस आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स इशू किए हैं, तो हमने इसको अलॉट किए हैं 10,000। एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप रोज़ ऐड करते जाएंगे और उस तरह लिखते जाएंगे, और इधर उसका CNIC आ जाएगा। और उसने बताया हुआ है जी प्लीज़ इंटर NIC नंबर विदाउट डैशेस, विदाउट डैशेस के बगैर आपने जो 13 डिजिट्स का नंबर है वो इधर ऐड करना है। सो ये मैंने जो अलॉटी है उसकी डिटेल ऐड कर दी। किस डेट को शेयर्स अलॉट हुए हैं वो डेट आ गई, सबसे पहले डे आ गया, मंथ आ गया, और ईयर आ गया, पूरा नेम आ गया। उसके बाद नेशनैलिटी आ गई, कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया, एड्रेस आ गया अलॉटी का, कंप्लीट एड्रेस आपने लिख देना है, कितने शेयर्स अलॉट कर दिए वो आ गया, और एंड पे CNIC आ गया। उसके बाद पार्ट 3 है जी एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर दैन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो ये आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर से पर्टेन कर रहा है पार्ट 3। नीचे चलता हूँ, पार्ट 4 में अंडरटेकिंग आ रही है जी, और इधर 4.2 में नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी, जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा और उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है, या ऑथराइज इंटरमीडियरी है, जो भी है। तो हमारे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव स्लैश डायरेक्टर जो है वो ऑथराइज इंटरमीडियरी है, और इधर उसका नेम आ जाएगा। ये बॉक्स में ये जो सिग्नेचर्स है 4.3, और ये नीचे बॉक्स है इसमें उसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी इफ एप्लीकेबल। ऑथराइज इंटरमीडियरी का ये कॉन्सेप्ट है कि सर्टेन क्वालिफिकेशंस की केस में, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कोई मास्टर्स है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में, या कोई रेलिवेंट एजुकेशन है किसी बंदे की, और उस पर्सन का कॉर्पोरेट अफेयर्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो SSCP मैटर्स को डील करता रहे प्रायर जॉब में या किसी फर्म में, तो ऐसे बंदे जो हैं ऑथराइज इंटरमीडियरी का लाइसेंस ले सकते हैं। ऑथराइज इंटरमीडियरी का लाइसेंस लेने के लिए आपको SSCP में अप्लाई करना पड़ता है। जो बंदा ऑथराइज इंटरमीडियरी होता है वो दूसरों के बिहाफ पे फाइलिंग कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जी ऑथराइज इंटरमीडियरी का। तो हमारे केस में जी ऑथराइज इंटरमीडियरी नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट आ जाएगी जी किस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। नीचे इंक्लोजर्स हैं जी, इन केस शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन आर रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिटर of the company in terms of section 70 subsection 1 or clause B of the act as per appendix attached herewith to the effect that the amount of consideration has been received in full। आगे वो बता रहा है कि अगर आपने कैश में शेयर्स इशू किए हैं तो आपने ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाना है। उसका फॉर्मेट SSCP ने दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। In case shares are allotted against consideration otherwise than in cash, a copy of the contract in writing constituting the title of the lottery to the allotment, together with a contract of sale or for services or other consideration in respect of which that allotment was made, such contract being duly stamped, also a copy of evaluation report not older than the 6 months from the date of filing of return। अगर अदर देन कैश है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लगाना है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके अलावा वैल्यूअर की रिपोर्ट लगानी है प्रॉपर्टी के केस में, और वो रिपोर्ट 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो।
In case bonus shares are issued, copies of the resolution of board of directors slash members authorizing the issue of such shares. इसके अलावा अगर बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो है रेजोल्यूशन की कॉपी आपने लगानी है। नीचे चलता हूँ। In case the shares are issued at discount, a copy of the special resolution passed by the members authorizing such issue, and where the maximum rate of discount exceeds limit specified in the act, a copy of order of the commission permitting the issue at such higher percentage. तो आपको पता है कि अगर 10% तक आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच करनी है। 10% से ज़्यादा जाएंगे तो आपको कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। In case allotment of shares in consequence of the exercise of the option for conversion in terms of an agreement for participation, term certificates, term finance certificates, redeemable capital, musharaka or hire purchase shall be reported in section B and copies of the relevant documents submitted with the return. तो जी ये TFCs और ये मुशारका और हायर परचेज एग्रीमेंट ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्टेन कर रहे होते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो वो बता रहा है कि अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और इसकी डिटेल आप सेक्शन बी में ऐड करेंगे। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अदर देन राइट सबमिट एविडेंस ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर अदर देन राइट शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, मतलब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और आप किसी भी बंदे को शेयर्स इशू कर देते हैं, तो उस केस में आपने फॉर्म 26 भी फाइल करना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर एनी रेगुलेशन पर्टेनिंग टू इशुएंस ऑफ शेयर्स, कोई और डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जो है जो रजिस्ट्रार रिक्वायर करे। और आगे ओरिजिनल चालान जो है वो आपने पे करना है और साथ अटैच करना है इन केस ऑफ फिजिकल सबमिशन। ऑनलाइन के केस में तो आप पे करेंगे तो आपका प्रोसेस अंडर रिव्यू में चला जाएगा। सो ये था फॉर्म 3। इसके बाद मैं आपको फॉर्म 12 दिखा दूंगा और फॉर्म 12 के बाद हम चलेंगे लीव के पोर्टल पे और देखेंगे हमने किस तरह से इसको सीखना है फाइल करना। सो सेक्शंस को पढ़ के हमें ये बेनिफिट हो गया है, कैश कंसिडरेशन किस तरह होती है, अदर देन कैश कंसिडरेशन किस तरह होगी, डिस्काउंट पे शेयर्स किस तरह इशू करेंगे, बोनस शेयर्स कैसे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया आपको सेक्शंस पढ़ के। तो इसके बाद फॉर्म 12 पे चलते हैं। अच्छा जी, ये फॉर्म 12 आ गया मेरे पास, जिसको सर्कुलर भी कहते हैं। द कंपनीज रेगुलेशंस 2024 सेक्शन 83 डील कर रहा है इसको, रेगुलेशन 39, 108 और रेगुलेशन 30 डील कर रहे हैं इसको। सर्कुलर टू बी सेंड टू द मेंबर्स अलॉन्ग विद द ऑफर लेटर, ये सर्कुलर आपने सेंड करना है मेंबर्स को अलॉन्ग साइड जो आपने ऑफर लेटर्स बना के भेजने। पार्ट 1 और आगे आ रहा है जी 1.1 इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू कंपनी ऑफरिंग राइट इशू, जो कंपनी राइट इशू कर रही है उसकी डिटेल्स वो मांग रहे हैं। कंपनी प्रोफाइल एंड हिस्ट्री, कंपनी का नेम आ जाएगा, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, किस डेट को कंपनी बनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आपका कंपनी का एड्रेस है वो आ जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ एनी। ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ये आपका पब्लिक कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे पब्लिक लिस्टेड हो चाहे पब्लिक अनलिस्टेड हो। तो ये देखें जी, ये लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो 5th पॉइंट है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। काइंड ऑफ द कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है वो लिख दिया। कंपनी की कोई वेबसाइट होगी तो इधर आ जाएगी www.abc.com जो भी है जी। अच्छा जी, उसके बाद 1.1 का पॉइंट भी आ रहा है, प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सर्स नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज। तो ये आपकी जो प्रोफाइल है ये प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इस प्रोफाइल में क्या आ जाएगा, इसमें आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनका प्रायर एक्सपीरियंस आ जाएगा, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। देन इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, अदर डायरेक्टरशिप हेल्ड प्रोवाइड नेम ऑफ द कंपनीज। अगर आपके डायरेक्टर्स किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर्स हैं तो उन कंपनीज का आपने नेम लिख देना है, ये नीचे लिस्ट दे देनी है उन कंपनीज की। उसके बाद पॉइंट सी आ रहा है जी, नेम्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। आगे आपके जो कंपनी के ऑडिटर होंगे उसका नेम आ जाएगा, एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट्सएवर जितने भी आपके ऑडिटर्स होंगे उनके ऑडिटर्स का नेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी का कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो उस केस में आपको पता है कि आप पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में आप इधर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद सीरियल 1.1 का जो सेक्शन डी है या पॉइंट डी है वो आ गया, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंडिकेटिंग क्लासेस ऑफ शेयर्स इफ एनी सेपरेटली। आपने कैपिटल का भी बताना है और अगर डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे हमने फॉर्म 3 में देखा था क्लास ए, क्लास बी,
फिर आपका पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल, नॉन पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल, सारा कुछ बताना है जी। तो पॉइंट 1 में आ रहा है जी, ऑथराइज कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 1 मिलियन डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमारी कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 मिलियन है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख, 1 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर 10 रुपए का है। पेड अप कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 डिवाइडेड इनटू 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। और जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो 10,000 है और 1000 शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट, और हर शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपये है। उसके बाद जो आपकी सीरियल 1.1 है उसका पॉइंट ये आ रहा है जी, रीजन जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज्ड इशू। आपने रीजन बतानी है कि किस वजह से आप अपना जो पेड अप कैपिटल है वो इनहेंस कर रहे हैं। द कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स पेड अप कैपिटल टू सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान्स, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इनहेंस ऑपरेशनल कैपेसिटी। तो इधर हमने रीजन बताई हुई है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने प्लान्स की या अपने प्लांट एंड मशीनरी की, नए प्रोजेक्ट्स लगा रही है और अपनी जो कैपेसिटी है उसको इनहेंस कर रही है थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो आपकी रीजन या जस्टिफिकेशन है ये आपने अपने हिसाब से लिख लेनी है। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी, नेम ऑफ होल्डिंग स्लैश सब्सिडरी कंपनी फैनी। तो हमारे केस में तो कोई नहीं है, अगर आपके केस में होगी तो आप नेम लिख देंगे उसका, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, आपने पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो है ना वो लगानी है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट की होंगी, अगर तो ऑडिटेड है तो वो अटैच कर दें, उनकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दें, अगर अनऑडिटेड है तो उनकी भी सारी डिटेल्स अटैच कर दें। तो ये फिगर्स आपको अपने फाइनेंस वालों से मिल जाएंगी। और अगर फाइनेंस भी नहीं है, खुद ही है आप सारा कुछ, तो जो आप इनकम टैक्स रिटर्न्स में फिगर्स मेंशन कर रहे हैं वही सारी फिगर्स आप इधर मेंशन कर देंगे। तो ये देखें जी, फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ कंपनी फॉर प्रोसीडिंग 3 ईयर्स इफ एप्लीकेबल इन टेबुलर फॉर्म इंक्लूडिंग फॉलोइंग। 3 सालों की फाइनेंशियल हाइलाइट्स मांग रहा है जी, 2024, 2023, 2022। सेल्स बतानी है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट इक्विटी, ब्रेकअप, वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, कैश डिविडेंड इफ एनी, बोनस इशू इफ एनी। तो ये मोटी मोटी चीजें मांग रहा है वो इनकम स्टेटमेंट की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी। आगे वो बता रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 83 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स अलॉन्ग विद द सर्कुलर। तो जब आपने सर्कुलर भेजना है मेंबर्स को तो उसके साथ आपने जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी भेजनी है। उसके बाद 1.2 का पॉइंट भी आ गया, फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम एज ए अबव इफ एनी। तो हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है तो एनए लिख दिया या नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। तो हमारे केस में कोई भी सब्सिडी कंपनी तो है नहीं जो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। मेजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, अगर होते तो आप इधर नाम लिख देते। सीरियल डी आ गया जी, डिटेल ऑफ इशू ऑफ कैपिटल इन प्रीवियस 5 ईयर्स। अगर पिछले 5 सालों में आपने कोई कैपिटल इशू किया होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ये भी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ईयर वाइज डिटेल आपने बतानी है, डिटेल ऑफ फंड यूटिलाइजेशन और वो फंड्स आपने कहाँ का यूज किए। एज इट इज प्राइवेट लिमिटेड के केस में इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद 1.3 पे आप बताएंगे डिटेल ऑफ द करंट राइट इशू, जो करंट आप शेयर इशू कर रहे हैं उनकी वैल्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, अमाउंट ऑफ द प्रपोज्ड इशू, 1 लाख के हम जो शेयर्स हैं वो फर्दर इशू कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 और एक शेयर की वैल्यू है जी 10 रुपये। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रुपीज 10 ईच। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द राइट इशू, ये एप्लीकेबल नहीं है जी। अच्छा, जिसके बाद नीचे चलता हूँ, पॉइंट डी आ रहा है जी, प्रपोर्शन ऑफ न्यू इशू टू द एग्जिस्टिंग इशूड शेयर्स विद कंडीशंस इफ एनी। अच्छा जी, वो बता रहा है कि जो नए आपने शेयर्स इशू किए हैं उनकी प्रपोर्शन कितनी है पिछले प्रायर इशूड शेयर से विद कंडीशंस, जो आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो व्हाट्सएवर। अब कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस ये भी हो सकती हैं, कंपनी कह सकती है कि आपने 3 साल तक शेयर्स आपने बेचने नहीं है, या जब आप शेयर सेल करेंगे आप आउटसाइडर को नहीं सेल कर सकते, या आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमारे केस में कोई कंडीशन नहीं है जी, तो ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेयर इन दी राइट इशू वाज अप्रूव्ड। तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की डेट लिख देनी है जिस मीटिंग में आपकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की अप्रूवल हुई थी, यानी कि आपका पेड ऑफ कैपिटल इंक्रीज करने की रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो ये हमारे केस में 16 फरवरी 2025 है। नेम ऑफ द डायरेक्टर्स अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने आपकी
बोर्ड मीटिंग अटैच की होगी, उनका नाम लिख देंगे आप। ये हमारे केस में 2 डायरेक्टर्स थे, एबीसी, एक्सवाईजी, और आगे उनकी डेजिग्नेशन आ गई। सीईओ भी था स्लैश डायरेक्टर भी था एबीसी, और एक्सवाईजी खाली डायरेक्टर था। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट जी आ गया, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू अक्रू फ्रॉम द प्रपोज्ड राइट इशू। राइट इशू से आपको क्या बेनिफिट जो है वो अक्रू हुए हैं, यानी कि क्या बेनिफिट्स मिले आपको पेड अप कैपिटल इनहेंस करने से। रेज फंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, एक्विजिशंस और डाइवर्सिफिकेशन। तो जब हमने फंड्स रेज किए हैं, इसका मतलब ये कि हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किसी और एंटिटी को अक्वायर करना है, या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनानी है हमने। सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमने जनाब नई इन्वेस्टमेंट करनी है नई टेक्नोलॉजी में, नई इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमने नई बिल्डिंग बनानी है, या हमने नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है। उसके बाद पॉइंट एच आ रहा है आपका जी, फाइनेंशियल इफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द राइट इशू। और ये आगे लिखा हुआ जी कि नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं जो पॉइंट एच आ रहा है जी। इंक्रीज इन पेड अप शेयर कैपिटल है जी, नेट एसेट स्लैश ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर राइट इशू, गेयरिंग रेशियो बिफोर एंड आफ्टर राइट इशू। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा जो आपका ये फाइनेंशियल इफेक्ट्स आ रहे हैं। नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद 1.4 आ गए मेरे पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसोसिएटेड मैटर्स। एलिजिबल शेयर होल्डर्स, कौन कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं राइट इशू के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी में वो सारे एलिजिबल होंगे। तुम्हारे केस में कंपनी के 2 मेंबर्स हैं, एबीसी और एक्सवाईजी, और ये दोनों ही राइट इशू के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पॉइंट बी आ गया जी, डेट अप टू विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने एक डेट बतानी है कि इस डेट तक जो शेयर होल्डर है वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो हमने उसको ऑफर लेटर भेजा है वो रिवोक कर दिया जाएगा। तो वो हमारे केस में है जी 16/2। 16/2 को ही हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, और 16/2 तक ही हमने टाइम दिया हुआ है कि अगर कोई शेयर होल्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे ऑफर लेटर्स को, तो वो ऑफर रिवोक कर दी जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है जी, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल। जो कंपनी ने पैसे लेने हैं शेयर्स के अगेंस्ट, वो ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल लेने हैं। आपने कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। डेट बाय विच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट टू कंस्टिट्यूट वैलिड एक्सेप्टेंस। किस डेट तक आपने पैसे जो है कंपनी के अकाउंट में भेजने हैं। तो ये हमारे केस में 16 है, ये 14 की जगह मैं 16 कर दूंगा। 16 ही हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की डेट है। 16 को ही हम कह रहे हैं कि अगर आप शेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो ऑफर लेटर है वो रिवोक कर दिया जाएगा, और 16 तक ही हम कह रहे हैं कि आपने पेमेंट जो है हमें करनी है। ये आप 16 से आगे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद 1.5 आ रहा है जी, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क एंड रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर्स एज एप्लीकेबल, और आगे वो बता रहा है जी नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये हमारे प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आपने कॉन्टीजेंसीज के बारे में बताना है, कंपनी के अगेंस्ट जो मेजर केसेज हैं, कमिटमेंट्स हैं जी, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा जी। नीचे चलता हूँ। एनी अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन दैट मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई और मटेरियल इन्फॉर्मेशन जिसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे ह्यूज इम्पैक्ट हो, उसके बारे में भी आपने बता देना है। पार्ट 2 आ गया जी, सिग्नेचर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स आर एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। यहाँ तो सारे डायरेक्टर्स के सिग्नेचर कर लें या फिर एक ऑफिसर को ऑथराइज कर लें, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे तो उसके साथ आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करनी पड़ेगी। नेम आ गया जी, दोनों डायरेक्टर्स का, उनका डेजिग्नेशन आ गया, और आगे ये बॉक्स में सिग्नेचर कर देंगे। प्लेस जहां आपका हेड ऑफिस होगा। अच्छा जी, उसके बाद डेट आ जाएगी जिस डेट को आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे। क्योंकि हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसकी डेट 16 है, तो ये 16 के बाद ही सबमिट हो रहा होगा ना। तो जिस भी डेट को आप सबमिट कर रहे होंगे, 16 को, 18 को, 20 को, वो डेट इधर आ जाएगी। तो ये 14 नहीं आएगी, ये 16 के बाद की या 16 की डेट आएगी, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद वो इंक्लोजर्स में बता रहा है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू साइन द सर्कुलर। तो हम जनाब सारे डायरेक्टर्स के हमने साइन करवा लिए, तो हमें इस बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ना, आर एन ऑफिसर ऑथराइज बाय द बोर्ड, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ओरिजिनल चलान और अदर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फी स्पेसिफाइड इन 7 स्केड्यूल ऑफ द एक्ट। तो इसकी फ़ी है जी 1100 ऑनलाइन, और आपको पता है कि ऑफलाइन की 1650 है। तो अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं फॉर्म 3, तो आपका सर्कुलर की फ़ीस वो साथ ही जनरेट कर देगा। सो जी, ये था हमारा फॉर्म 12। इसको आपने वाइट पेज पे प्रिंट करना है, साइन करवाना है, और अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करनी है। इसके बाद मैं आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। आपको पता है कि अगर आप कैश में शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उस केस में कैश कंसिडरेशन को वेरीफाई करने के लिए आपने ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच करना है, जो ऑडिटर के लेटर हेड पे आएगा। तो मैं आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो जी, ये मेरे पास ऑडिटर सर्टिफिकेट आ गया जी, ये जाएगा आपका फॉर्म 3 के अपेंडिक्स के तौर पे।
द कंपनीज एक्ट 2017, द कंपनीज रेगुलेशंस 2024, सेक्शन 70 डील कर रहा है, सब सेक्शन 1 है। जो सब सेक्शन 1 था सेक्शन 70 का वही बता रहा था कैश कंसिडरेशन के वाले से। ऑडिटर सर्टिफिकेट वेरीफाइंग रिसीट ऑफ कंसिडरेशन मनी। We ABC Chartered Accountants have examined the record of MS ABC Private Limited, and it is hereby reported that a total amount of 1 lakh has been received on account of consideration money against allotment of 10,000 shares of rupees 10 each by the company, and shares have been issued to each allottee। तो आपको पता है कि हमने 1 लाख रुपया रिसीव किया था, यानी कि कंपनी ने 1 लाख रुपया रिसीव किया था और उसके अगेंस्ट 10,000 शेयर इशू किए थे और हर शेयर की वैल्यू जो थी 10 रुपए थी। उसके अलावा ऑडिटर के सिग्नेचर आ जाएंगे, ऑडिटर का नेम आ जाएगा जो भी फर्म है, एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या व्हाट्सएवर, और डेट आ जाएगी जिस डेट को वो सर्टिफाई कर रहा है कि जो कंसिडरेशन है या जो पैसे हैं वो कंपनी के अकाउंट में आ गए। तो ये 14 नहीं आएगी क्योंकि 16 को तो हम ऑफर लेटर्स भेज रहे हैं, तो ये 16 को आएगी या 16 के बाद की डेट आएगी, तो इस हिसाब से इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये मेरा जी ऑडिटर सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा लीव पे और देखेंगे कि हम ऑनलाइन फॉर्म 3 को किस तरह से सबमिट करेंगे।